नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। आज की वीडियो में हम चुनाव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख पीटरसन की डायरी बिल्कुल सही तरीके से कैसे भरनी है वह देखेंगे और साथ ही साथ दो ऐसी गलतियां भी जानेंगे जो ज़्यादातर साथी डायरी भरते समय कर देते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीटरसन की डायरी में लगभग 27 पॉइंट हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यहाँ पर जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी हो वह यहाँ पर आप लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में मतदान की तारीख। अब जिस दिन भी आपके यहाँ पर मतदान हो वह यहाँ पर आप लिख देंगे। अगला पॉइंट, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। अब यहाँ पर जिस भी बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी हो वह यहाँ पर आप उसकी संख्या के साथ उसका नाम भी लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में, मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पहला, शासकीय या अर्धशासकीय भवन, दूसरा निजी भवन, तीसरा अस्थायी संरचना। ज़्यादातर जो बूथ लगते हैं वो सरकारी स्कूल में लगते हैं, तो आप यहाँ पर पहले पॉइंट पर टिक कर देंगे। अब चौथे पॉइंट में, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। अब यहाँ पर आपके बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई और मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाता है जैसे कि BLO, आंगनवाड़ी, वैसे तो कोई होता नहीं है, अगर हो तो उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। अब पांचवें पॉइंट में, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारियों की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण। अब इसमें जैसे कि जो आपकी टीम है जिसमें कि पीठासीन P1, P2 और P3 हैं, मान लीजिए जिस दिन आपके यहाँ मतदान है उस दिन इनमें से कोई अनुपस्थित पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो कोविड-19 के कारण अगर किसी की तबीयत खराब होती है और वहाँ पर वो एब्सेंट होता है तो जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा वो वहाँ पर जो एब्सेंट है उसके अलावा किसी और की नियुक्ति करती हैं, तो आप यहाँ पर उसकी नियुक्ति का कारण और जो उनकी संख्या होगी वह यहाँ पर आप लिख देंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। छठे पॉइंट में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM के बारे में जानकारी देनी है। पहला पॉइंट देखते हैं, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। ज़्यादातर आपको जो कंट्रोल यूनिट है वो एक ही मिलती है, तो यहाँ पर आप एक लिख देंगे। अगला पॉइंट, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। अब जो आपको कंट्रोल यूनिट मिली है उसकी क्रम संख्या आप मशीन के पीछे और आगे के भाग में लिखी होगी वह लिख देंगे। अगले पॉइंट में, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। जो कि आपकी बैलेट यूनिट होगी वह आपको एक ही मिलेगी, तो उसकी संख्या आप यहाँ पर एक लिख देंगे। अगले पॉइंट में, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या। जो कि मतदान यूनिट है उसकी क्रम संख्या आपको मशीन के आगे भी और पीछे भी मिल जाएगी, तो आप दोनों को क्रॉस चेक करके यहाँ पर लिख देंगे। अगले पॉइंट में, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। अब आपको जितनी पेपर सील मिलेंगी, जैसे ज़्यादातर 2 या 3 ही मिलती हैं, तो आप उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अगले पॉइंट में, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। अब यहाँ पर जितनी पेपर सील आपको मिलेंगी उनकी क्रम संख्या, जो भी क्रम संख्या पेपर सील पे लिखी होंगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब अगले पॉइंट, सातवें पॉइंट में, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। अब विशेष टैग मतलब जो स्पेशल टैग है जिसका हम EVM मशीन को सील करने में प्रयोग करते हैं, तो जो उसकी संख्या है वैसे आपको 1 या 2 ही मिलते हैं, 2 मिलेंगे तो आप यहाँ पर उसकी संख्या 2 लिख देंगे। अगला पॉइंट, प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्या, यानी कि जो भी आपको टैग मिले हैं उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, यानी कि जो आपको टैग आपने यूज़ करे हैं जो आपको मिले थे उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे, मगर आप ज़्यादातर एक ही यूज़ करेंगे तो एक ही लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में, उपयोग में लाए गए विशेष टैग का क्रम संख्या, यानी कि जो कि स्पेशल टैग आपको मिलेंगे जिसको आपने जो EVM मशीन का क्लोज बटन है उसको सील करने में प्रयोग करेंगे, तो उसकी क्रम संख्या नोट कर लेंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे। अगला पॉइंट, अप्रयुक्त रूप के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, यानी कि जो आपको विशेष टैग 2 मिले थे जो स्पेशल टैग हैं, अगर उसमें से कोई बचेगा तो आप उसकी क्रम संख्या उसमें से देख कर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब 7वें का ख पॉइंट, जिसमें कि पहला पॉइंट है, प्रदाय किए गए स्ट्रिप सील की संख्या। अब जो भी आपको स्ट्रिप सील मिली होगी जो आप EVM मशीन सील करते हुए करेंगे यूज़, उसका क्रम संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे। अगले पॉइंट में, प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक। आपको ज़्यादातर 2 ही स्ट्रिप सील मिलती हैं, तो आप दोनों की जो भी क्रम संख्या है वह यहाँ पर आप लिख देंगे। अगला पॉइंट, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या। आप ज़्यादातर EVM मशीन को सील करते हुए एक का ही यूज़ करेंगे, तो आप जो भी संख्या है वो लिख देंगे। उसके बाद, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक,
यानी कि जो आपने स्ट्रिप सील ईवीएम मशीन में सील करते हुए वक्त यूज़ करी है उसका जो क्रम संख्यांक उस पर लिखा था वह यहाँ पर आप लिख देंगे। अगला पॉइंट, अप्रयुक्त रूप से वापस की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक, यानी कि जो आपको 2 स्ट्रिप सील मिली होगी उसमें से एक बच गई होगी और जो बची है उसका आपको यहाँ पर उसका जो क्रम संख्यांक है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 7 गै में जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। अब ज़्यादातर हर जो भी बूथ होगा हर बूथ पर वीवीपैट का यूज़ होगा, तो यह सबके लिए लागू होगा। इसमें क्या पॉइंट दे रखे हैं वो देखते हैं। प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या, जो आपको वीवीपैट मिलेगा वो एक ही होगा, तो यहाँ पर आप संख्या 1 लिख देंगे। अगले पॉइंट में प्रिंटर का क्रमांक, जो आपको वीवीपैट मिलेगा उसके बिल्कुल फ्रंट साइड पर उसकी संख्या लिखी होगी, यानी कि जो उसके क्रमांक हैं तो वो उसमें से देखकर आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 8वें पॉइंट में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। अब यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आपके यहाँ पर हैं उन्होंने कुछ मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट नियुक्त किए होंगे, तो उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 9वें पॉइंट में मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। मान लीजिए आपने अपने मतदान केंद्र पर यानी कि बूथ पर 4 आपने मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट बनाए, तो आप उन चारों की जो भी संख्या है जैसे कि 4 वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगले पॉइंट में अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों। अब मान लीजिए सुबह के टाइम जब आपने मॉक पोल कराया हो तब आपके जो आपने 4 मतदान अभिकर्ता बनाए थे उनमें से कोई लेट आया हो तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मगर ज़्यादातर इस केस में ये वाला पॉइंट निल आएगा, आप यहाँ पर नहीं भरें। अगला पॉइंट देखते हैं। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। अब इसमें भी जो भी मॉक पोल से पहले जितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे ठीक वही संख्या, जैसे कि मान लीजिए 4 थे तो आप 4 ही संख्या यहाँ पर भर दें। अब 10वें पॉइंट में मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब आपके बूथ पर जितने भी वोटर्स हों उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपके बूथ पर 700 वोट थे तो आप यहाँ पर 700 लिख देंगे। अगले पॉइंट में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुगात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी कि जो आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी उसमें सारे वोटर्स के नाम और संख्या लिखी होगी। मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पे 700 वोट हैं तो आपने यहाँ पर उसमें से जो भी लिस्ट होगी उसमें से देख के 700 यहाँ पर लिख देंगे। अब ऐसे केस में जो भी डिलीटेड ईडीसी वगैरह जो मतदाता होंगे वो उसमें से पहले ही हटा दिए गए होंगे, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चिन्हित प्रति में आपको दिए हों वोटर वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर और इसकी संख्या पहले और दूसरे पॉइंट की संख्या सेम हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 के में यथाविश निर्वाचकों की कुल संख्या। अब इसमें जो आपका मतदान रजिस्टर है जो कि P2 के पास होगा जिसमें वो सब कुछ एंट्री करेंगे, प्रारूप 17 का है, उसमें से जितने भी टोटल वोट आखिर में पड़े हों, जो भी संख्या उसमें हो आखिरी वोट की, वो यहाँ पर आप इसमें से लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। अब मान लीजिए जब आप मतदान समाप्त करेंगे और उसकी घोषणा करेंगे तो आप जब ईवीएम का क्लोज बटन दबाएंगे तो आपको टोटल वोट पता लग जाएंगी। अब आपको जो भी टोटल वोट पड़े हैं और जो मतदाता रजिस्टर में जो भी आखिरी पॉइंट एंट्री की होगी P2 ने, उसके हिसाब से मैच कर लेंगे और आप यहाँ पे उसकी संख्या लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो की संख्या। अब ऐसे आपके बूथ पे कुछ वोटर हो सकते हैं जिन्होंने मत देने से मना कर दिया हो, ना ही वो नोटा को दे रहे हों और ना ही किसी अन्य जो भी वहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहा हो, तो ऐसे केस में जो भी संख्या हो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे अब सबसे नीचे प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर के बारे में लिखा गया है। अब इसमें जैसे कि प्रथम मतदान अधिकारी होगा उसके साइन आप यहाँ पर करा लेंगे और साथ ही साथ द्वितीय मतदान अधिकारी के भी साइन करा लेंगे, क्योंकि प्रथम मतदान अधिकारी जो भी निर्वाचक नामावली है वो उसका प्रभारी होगा और साथ ही साथ जो मतदाता रजिस्टर आपने यहाँ पर जितने भी मत पड़ चुके हैं उसका अभिलेख आपके P2 ने तैयार किया होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो आपके P2 हैं उसके साइन करा लेंगे। अब 11वें पॉइंट में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। अब यहाँ पर जो भी जितने भी पुरुष मतदाताओं ने मत दिए होंगे उनकी संख्या, महिलाओं की संख्या और अगर कोई थर्ड जेंडर आपके बूथ पर हो तो उसकी संख्या लिखते हुए आप टोटल कर देंगे। अब 12वें पॉइंट में
जो कि चैलेंज मत है, इसमें जो मतदान अभिकर्ता होते हैं अगर वो किसी मत को चैलेंज करेंगे तो आप यहाँ पर जो स्वीकृत संख्या होगी वो लिख देंगे, और उसके साथ अगर मान लीजिए कोई जो आप उसने चैलेंज किया है मत को वो अस्वीकृत होता है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे, और साथ ही साथ जो भी आपने रकम जब्त की होगी घोषणा पत्र के अनुसार वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 13वें पॉइंट में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए। अब इसमें ज़्यादातर केस में नहीं होता है, तो जो भी संख्या हो, अगर आपके यहाँ पर कोई ईडीसी मतदाता आया हो तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 13 पॉइंट में मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या। वैसे तो प्रवासी निर्वाचक किसी बूथ पर होते हैं, ज़्यादातर केसेस में नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपके बूथ पे कोई प्रवासी निर्वाचक आता है तो आप उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब 14वें पॉइंट में ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। अब इस केस में ज़्यादातर अब निर्वाचन आयोग ने बहुत ज़्यादा सुविधा कर दी है, मगर अगर आपके यहाँ पर बूथ पर कोई भी अंधा व्यक्ति या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो उसकी सहायता के लिए वो अपने वोट डालने के लिए कोई व्यक्ति साथ में लाएगा, जिसकी घोषणा पत्र पीठासीन अधिकारी एक घोषणा पत्र में भरवा लेंगे। अगर ऐसे कोई मत आपके यहाँ पर दिए जाते हैं तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 15वें पॉइंट में प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। जो प्रॉक्सी वोटर्स होते हैं उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बना दी हैं, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। अब जो भी प्रॉक्सी वोटर आपके बूथ पर होंगे उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 16वें पॉइंट में निवेदित मतों की संख्या। जिस दिन आप निर्वाचन सामग्री प्राप्त करेंगे उस दिन आपको 20 निवेदित मत दिए जाएंगे। अगर आपने उनका प्रयोग किया हो तो आप उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब 17वें पॉइंट में निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई हो। मान लीजिए कोई वोटर आपके पास आता है जिसकी उम्र आपको 18 साल से कम लगती है, तो आप उसकी आयु की घोषणा के बारे में एक प्रपत्र भरवाएंगे। अगर आपने वो प्रपत्र भरा होगा तो आप उसकी सूचना यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया हो। अगर ऐसा कोई होता है व्यक्ति जो कि आपने उसकी कम उम्र है और आपको लग रहा है कि उसकी उम्र कम है और वहाँ पर उसकी वोटर आईडी में ज़्यादा दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की घोषणाएं अगर वो देने से मना करते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 18वें पॉइंट में क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे में स्थगन के कारण। वैसे ऐसा किसी केस में होता नहीं है, अब ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह रहती है, कोई पुलिस बल के रहते हुए ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई मतदान स्थगित करना पड़ जाए, वैसे ऐसा होना अगर होता है तो आप जो भी उचित कारण हो वह यहाँ पर भर देंगे। अब 19वें पॉइंट में प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। अब जो ज़्यादातर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये हो जाती है कि जो यहाँ पर वोट डलते हैं वो उनकी संख्या गलत लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो P1 है आपके पास, P1 क्या है, वो पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या आपको हर 2 घंटे में बताएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट है सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक डाले गए वोट। अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके 2 घंटे में वोट डलेंगे आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पर 150 वोट डले। अब उसके बाद 9 से 11 बजे तक में, अब मान लीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपके टोटल वोट जो पड़े वो 250 पड़े। अब आप क्या करेंगे, 150 वोट तो आपके 7 बजे से लेकर 9 बजे तक डल चुके हैं, मगर अब आपको 9 से 11 की संख्या लिखनी है, यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने वोट डले। तो आपके जो 150 वोट डल चुके हैं वो आप 250 में से माइनस कर देंगे, यानी कि सिर्फ 100 वोट, वो यहाँ पर आप 100 वोट लिख देंगे। अब इससे आगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, ऐसे ही आप 11 से 1, 1 से 3 और फिर 3 से 6 बजे तक, क्योंकि अब जो है 1 घंटा वोट का टाइम बढ़ चुका है, तो आप यहाँ पर 3 बजे से 6 बजे तक जो आखिर में वोट डलेंगे उनकी संख्या आप लिख देंगे और साइड में टोटल करके भी वोट लिख देंगे। अब 20वें पॉइंट में मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाता को दी गई पर्चियों की संख्या। वैसे तो मैंने जो पीठासीन अधिकारी के कार्य हैं उसमें यह बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कुछ 6 बजे के टाइम कुछ वोटर रह जाते हैं, तो आप जो पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा है उनको आप पहली पर्ची देते हुए पहले तक की जो पर्ची हैं उनको दे देंगे, और अगर ऐसी कोई पर्चियाँ आपने दी हैं तो उसकी संख्या आप यहाँ को आपको लिखनी है। अब अगले पॉइंट में ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय। अब जैसे जो भी आपका वास्तविक समय होगा, आप जब मतदान समाप्ति की घोषणा करेंगे वो समय आप यहाँ पर लिख देंगे।
अब अगले पॉइंट में जो कि 21वां पॉइंट है, इसमें निर्वाचन अपराधी का विस्तृत विवरण। अब इसमें निम्नलिखित मामलों की संख्या, जो भी अगर आपके यहाँ पर कोई अपराध हुआ हो जो भी इस श्रेणी में दिया हुआ हो, वह आप यहाँ पर उसके आगे टिक लगा सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं हुआ हो तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं। अब 22वें पॉइंट में निम्नलिखित कारणों में से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर जो भी कारण दे रखे हैं, मान लीजिए अगर आपके बूथ पर इन कारणों में से कोई भी दिक्कत या समस्या उत्पन्न हुई है तो आप यहाँ पर उसके सामने टिक कर देंगे। और अगर वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अगर बाई चांस हो तभी आपको करना है, और अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर नील भर देंगे। अब 23वें पॉइंट में, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आप उसकी जो सूचना होगी वह यहाँ पर आप लिख देंगे। अब अगले पॉइंट जो कि 24वां पॉइंट है, उसमें अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो। मान लीजिए कोई आपके यहाँ कोई ऐसा अभिकर्ता या कोई प्रत्याशी है, वो उसके आपके बारे में या पीठासीन के बारे में कुछ भी कोई गंभीर टिप्पणी या ऐसी कोई शिकायत करता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मगर वैसे ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको नील कर देंगे। अब 25वें पॉइंट में विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या। वैसे ऐसा कोई संख्या होती नहीं है जो आपको यहाँ पर लिखनी हो, कोई भी ऐसा मामला दर्ज नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर नील ही भरना है। अब अगले पॉइंट 26वें में मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो। इस भी केस में ऐसा कोई मामला होता नहीं है, अगर कोई हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नील ही भरा जाएगा। अब 27वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मतदान प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हों। अब यहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर भी आपका बूथ हो और मतदान से पूर्व और या मतदान के समय यदि आपकी ईवीएम मशीन खराब हो जाती है तो उससे संबंधित जो भी घोषणाएं होंगी वह यहाँ पर आपको लिखनी होगी। अब सबसे नीचे स्थान और तिथि में जहाँ पर भी आपका बूथ होगा और जिस दिन भी आपका मतदान होगा वह यहाँ पर लिख देंगे और पीठासीन के हस्ताक्षर कर देंगे। अब इसके अलावा जो कि हम जब सामान सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारी डायरी को वापस करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर के नीचे एक लाइन नहीं लिखी होती जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह लाइन है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आपको यह लाइन अपने पीठासीन जहाँ पे भी आप हस्ताक्षर करेंगे उसके नीचे ज़रूर लिख दें, जिससे कि जब आप सामान सबमिट करने के लिए जाएं तो आपकी डायरी या आपका सामान वापस नहीं लौटाया जाए, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वापस भेजेंगे कि आप ये लाइन लिख के आएँ और उसके बाद आपको दोबारा वहाँ पर लाइन में लगकर सबमिट करना होगा। साथियों, इस डायरी के अलावा भी आपको एक कोरी डायरी मिलेगी जिसमें आपको मतदान से संबंधित सारी सूचनाएं लिखनी होगी, और वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। विधानसभा चुनाव से संबंधित अन्य हेल्पफुल वीडियोस आपको चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।